नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम जो प्रशासनिक परिवर्तन है 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक प्रशासनिक परिवर्तन, सुधार और पुनर्गठन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और उसके तहत आज जो प्रशासनिक परिवर्तन की हमारी अंतिम क्लास होगी, उसके पश्चात हम क्षत्रिय शक्तियों का उदय और विस्तार, जिसमें पंजाब, मैसूर और अवध को पढ़ेंगे। पंजाब में जो महाराजा रणजीत सिंह, मैसूर में जो टीपू सुल्तान, हैदर अली, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मुख्यतः देखा जाए तो 3-4 दिनों से हमारी क्लासें बाधित थी और किसी कारणवश मैं अवकाश पे था, छुट्टी पे था। अब हमारी क्लासें नियमित रहेगी। तो अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो MDS यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा कि जो अपने वर्तमान सत्र का पाठ्यक्रम कितना रहना है, कहाँ तक कम कर दिया जाएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम में अपनी पुस्तकों में जो लगभग जो 50% पाठ्यक्रम करेंगे, उसके पश्चात जो दूसरी पुस्तक है उसको भी प्रारंभ कर लेंगे। ये संभव है कि पाठ्यक्रम में कटौती कर दी जाएगी, तो उसके अनुसार हम अतिशीघ्र ही अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो प्रशासनिक परिवर्तन है 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी, उसके दौरान जो भारत में अनेक जो गवर्नर जनरल भारत आते हैं, ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ जो प्रशासन संचालन किया जाता है, उनके जो प्रमुख गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। धीरे धीरे जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और उसके पश्चात धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है। और उसी शासन के दौरान उनके द्वारा कई तरह के जो प्रशासनिक कार्य भी किए जाते हैं और प्रशासनिक कार्यों के तहत कई जो सुधार उनके द्वारा किए जाते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। गवर्नर जनरल बात कर रहे हैं जो 1848 से 1856 ईस्वी तक जो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, उन्हीं के तहत उनके समय काल जो कार्यकाल के दौरान जो 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो उसकी घोषणा ब्रिटेन की संसद के द्वारा की जाती है, उसमें उसकी प्रमुख क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जो 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1853 चार्टर एक्ट किसे कहते हैं? तो चार्टर एक्ट का मतलब है महान घोषणा पत्र, जो साधारण शब्दों में इसे महाघोषणा पत्र कहा जाता है। यानी कि जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा ये तय किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में किस तरीके से जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र है वहाँ का शासन संचालन किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से क्रियान्वयन नीतियों का किया जाएगा, ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा तय किया जाता है। ब्रिटिश ताज जो सर्वोच्च ताज होता है उसके द्वारा। तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट आता है। तो उसमें जो पहले जो चार्टर एक्ट आया था 1833 ईस्वी का, उसमें तय किया गया था आगे की 20 वर्षों तक इस तरीके से शासन किया जाए। एक चार्टर एक्ट की जो समयावधि रहती थी वो 20 वर्ष रहती थी, लेकिन 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ये समयावधि समाप्त कर दी जाती है और ये बात तय कर दी जाती है कि जब तक ब्रिटेन की संसद यानी जो इंग्लैंड ब्रिटिश संसद होगी उसके द्वारा जितने समय के लिए तय किया जाएगा उतने समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन का संचालन करेगी। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या रहती है उसके बारे में हम अध्ययन करें। तो पहली विशेषता की अगर बात की जाए चार्टर एक्ट की जो 1853 ईस्वी का आता है, उसमें जो ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल जो नियुक्त किया जाता ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत में प्रशासनिक कार्यों के लिए, उसकी सह परिषद, गवर्नर जनरल की सह परिषद होती थी, यानी कई व्यक्ति उसकी परिषद में सम्मिलित होते थे। उसमें एक कानून सदस्य होता जो विधिवेता होता था, विधि का जानकार होता था और भारत में प्रशासनिक संचालन के तहत कानून का किस तरीके से निर्माण होगा, कानून और किस तरीके से कानून बनाए जाएंगे, ये इसका मुख्य कार्य होता। अब इस 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल की सह परिषद से कानून के सदस्य को हटा दिया जाता है और उसे साधारण सदस्य बना दिया जाता है। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 53 के तहत, इसकी धारा कौन सी होगी, तो धारा 53 के तहत एक विधि आयोग का गठन कर दिया जाता है। भारत में विधि आयोग का गठन कर दिया जाता है। उसका कार्य क्या होता है, उसे कार्य सौंप दिया जाता है। तो भारत में जो कई विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और किस तरीके से मुस्लिम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, सिख धर्म, उनके रहते हैं, और भारत के जो प्राचीन कानून है उसके कानून का संहिताबद्धीकरण यानी जो उसका
संहिताकरण करना है, उस कानून के जो भी है तथ्य है उनको जुटाना होगा। तो इसके लिए ये कार्य इसको सौंप दिया जाता है, कोडिफिकेशन जिसे कहते हैं, संहिताबद्ध करना यानी लिखित रूप इसको देना, संहिताबद्ध करना है। संहिताबद्ध यानी लिखना। भारत में जो भी प्रचलित कानून है उनको संहिताबद्ध करने का कार्य जो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 53 के तहत जो विधि आयोग का गठन करते हुए इस विधि आयोग को ये कार्य सौंप दिया जाता है। अब विधि आयोग में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, सदस्यों की संख्या को 6 सदस्य इसमें बढ़ा दिए जाते हैं। पहले 6 सदस्य थे और अभी 6 सदस्य और बढ़ाने के पश्चात इनकी संख्या 12 हो जाती है। और वो 6 सदस्य कौन से बढ़ाए जाते हैं? गवर्नर जनरल की सहपरिषद में जो व्यक्ति जो विधि सदस्य होता है, एक तो प्रमुख वही होगा और बाकी अन्य 6। इसके अलावा 6 सदस्य जो इस चार्टर एक्ट के तहत बढ़ाए जाते हैं। इसमें तो एक तो बंगाल का जो ब्रिटिश बंगाल का सर्वोच्च न्यायाधीश होगा उसे बढ़ा दिया जाता है और एक सर्वोच्च न्यायालय उसके जज को बढ़ा दिया जाता है। 2 व्यक्ति ये हो जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बंगाल प्रेसिडेंसी है, बम्बई प्रेसिडेंसी है और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है और उसके अलावा जो मद्रास की प्रेसिडेंट है। इनमें से जो प्रतिनिधि व्यक्ति होते हैं, इन प्रतिनिधि व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है इन क्षेत्रों से जो ब्रिटिश शासित होते हैं, और जनप्रतिनिधि व्यक्ति होते हैं उनका चयन 4 व्यक्तियों का और कर लिया जाता है कि कानून निर्माण में इनका कार्य होगा सलाह देने का और किस तरीके से कानून का। हालांकि अंतिम इच्छा की बात की जाए तो इसमें जो ब्रिटेन की संसद की होगी और भारत में उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो गवर्नर जनरल की अंतिम इच्छा होगी। अब इसके तहत 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन हो गया और इसमें सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाती है। अब दूसरी विशेषता इसकी क्या रहती है? कानून से संबंधित जो भी प्रस्ताव आएंगे, किसी तरह के विधि का निर्माण किया जाएगा, कानून का निर्माण किया जाएगा, तो उसमें जो गवर्नर जनरल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो शासन संचालन करना है ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि के रूप में, तो उसकी अनुमति अंतिम होगी। नए की जो इस विधि आयोग के द्वारा बना दिया गया कानून जो मान्य होगा उससे पहले जो गवर्नर जनरल है उसकी अनुमति आवश्यक यहाँ कर दी जाती है। उसके अलावा तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो तीसरी विशेषता क्या रहती है इसमें कि बंगाल के लिए जो बंगाल प्रांत की बात करते हैं सबसे पहले अंग्रेजों का जो प्रशासन जो प्रशासनिक व्यापारिक उद्देश्य जो बंगाल पे सर्वाधिक पहले जो सबसे पहले अधिकार होता है और वहीं से जो ब्रिटिश क्षेत्रों की बढ़ोतरी होती जाती है। तो बंगाल में जो बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान इस जो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया जाता है, लेकिन ये परिणीत नहीं हो पाता है। 1912 ईस्वी तक ये यथास्थिति रहती है। 1912 ईस्वी में जो बंगाल के लिए अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान जो यहाँ परिणीत हो पाता है तब तक ये, और इसी जो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में इसकी व्यवस्था की गई थी। ये जो आपको अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी जटिल लगते होंगे, ऐसे क्वेश्चन ही जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कौन कौन सी विशेषताएं, उसकी विशेषताएं क्या क्या प्रावधान किए गए। तो ये चीज़ें जो क्वेश्चन में है जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ अपने को देखने को मिलती है, जो हालांकि आपको अध्ययन की दृष्टि से थोड़ी कठिन लगती होगी आपको, और इतिहास विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए तो अत्यावश्यक है। तो ये जो बंगाल के लिए जो अलग गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है उसकी व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट की, जो 1912 ईस्वी में परिणित हो पाती है, सफल हो पाती है। अब जैसा कि पहले हमने जिक्र किया समयावधि यहाँ पे बात की जाए तो पहले जो चार्टर एक्ट होते थे उनकी घोषणाएं होती थी। चार्टर एक्ट के तहत उनका कार्यकाल है 20 वर्ष का। ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इस 1853 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को ब्रिटेन की संसद की इच्छा पर तय कर दिया। जब तक ब्रिटेन की संसद की इच्छा होगी वहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन संचालन किया जाए, न कि 20 वर्षों के लिए निश्चित कर दिया जाता। तो यह समयावधि का जो है इसे समाप्त कर दी जाती है। ब्रिटेन की संसद है उसके आदेश अनुसार जितने समय के लिए उसके द्वारा तय किया जाए उस समय अवधि तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन संचालन किया जाएगा। अब इसकी विशेषताओं में बात करें तो इसके अलावा भारत में संसदीय प्रणाली है।
जो संसदीय प्रणाली है उसकी पद्धति है, उसकी शुरुआत यहाँ 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के दौरान ही देखने को मिलती है। जो प्रतिनिधियों, जैसा कि हमने बात किया, जो जन प्रतिनिधि है यहाँ पे जो इन्हें विधि आयोग में सम्मिलित किया जाता है और शासन में जो इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, बंगाल है, मद्रास है, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमांत है। तो इस तरीके से भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत यहाँ 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत अपने को देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक है, यानी जो निवेशक है, शेयर धारक है, जिनके द्वारा जो ये तय किया जाता है कि किस तरीके से प्रशासन में जिनका दखल रहता है, जो ब्रिटेन के पूंजीपतियों के द्वारा यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन, यहाँ संचालकों की शक्ति को कम कर दिया जाता है और उन्हें कमजोर बना दिया जाता है। उनकी संख्या 24 से घटाकर, जो पहले संचालकों की संख्या 24 होती थी 1853 ईस्वी से पहले, उन संचालकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है। और उनमें से ही ये तय कर दिया जाता है कि 6 संचालकों की नियुक्ति जो ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाती है। तो यहाँ संचालकों की शक्ति पे अंकुश लगा दिया जाता है और उन्हें नियंत्रित कर लिया जाता है। तो इस तरीके से 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक जो यहाँ पे कई गवर्नर जनरल बनकर आते हैं भारत में, उनके द्वारा प्रशासनिक सुधार, पुनर्गठन और फेरबदल किए जाते हैं। ब्रिटेन की संसद के द्वारा भी समय समय पर कई जो घोषणा पत्र जारी किए जाते, चार्टर एक्ट जारी किए जाते, जिनके तहत शासन की नीति का संचालन किया जाता है और निर्धारित किया जाता है। तो ये प्रशासनिक परिवर्तन जो 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक का अपना चैप्टर समाप्त होता है। हालांकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर रहता है। इसमें कई गवर्नर जनरल भारत में नियुक्त होकर आते हैं, उनके द्वारा किए गए फेरबदलों और सुधारों के बारे में हमने अध्ययन किया। मूलतः उद्देश्य की बात की जाए, 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी में यहाँ ब्रिटिश हितों को सर्वोपरि रखा गया है। भारत में आने वाले चाहे जितने भी गवर्नर जनरल हो, उनके द्वारा ब्रिटिश ताज के हितों को ध्यान में रखते ही प्रशासनिक परिवर्तन में फेरबदल किए गए थे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक होने वाले प्रशासनिक परिवर्तन और फेरबदलों के बारे में, जो अंतिम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1848 ईस्वी से लेकर 56 ईस्वी तक रहता है। 8 वर्षों का कार्यकाल रहता है। और लॉर्ड डलहौजी को, जैसा कि हमने पहले भी आपको पढ़ाया, विदित होगा कि इन्हें जो आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है और इनके द्वारा कई तरह के प्रशासन में परिवर्तन और फेरबदल किए गए। और अपना ये जो चैप्टर है 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी के जो प्रशासनिक परिवर्तन है वह समाप्त होता है। इसके पश्चात हम शुरुआत करने वाले हैं, कल की क्लास में बात की जाए तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों में बात की जाए तो पंजाब का क्षेत्र ले लो, चाहे अवध का क्षेत्र जो मैसूर जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पे किस तरीके से हैदर अली और टीपू सुल्तान का उत्थान होता है और अंग्रेज़ों के साथ कैसा इनका संघर्ष रहता है। उसके अलावा बात की जाए तो पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का उदय कैसे होता है और अंतिम शासक जो दिलीप सिंह होते हैं उनको किस तरीके से जो ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है। और उन्हीं के समय जो भारत से जो कोहिनूर हीरा है वो अंग्रेज़ों को प्राप्त होता है भेंट में दिलीप सिंह के द्वारा। और अवध के शासकों के बारे में भी हम जानेंगे, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किस तरीके से होता है। और आज की क्लास में जो हमने 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में जाना, इसके तहत इसकी मुख्य विशेषता में अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि इसके दौरान समय अवधि जो 20 वर्ष के लिए निश्चित की जाती है उसे समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटेन की संसद की इच्छा पे ही निर्भर कर दिया जाता है। और गवर्नर जनरल की परिषद से कानून का सदस्य है उसे अलग कर दिया जाता है और उसे साधारण सदस्य बना दिया जाता है। उसके अतिरिक्त 6 सदस्यों को और जोड़ दिया जाता है। विधि आयोग की स्थापना कर दी जाती है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 53 के तहत विधि आयोग का गठन कर दिया जाता है, जिसका कार्य भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना होता है। ये इसकी मूल विशेषताएं रहती है। बोली यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और अपने पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से किसी तरह की जो शंका समस्या आप मेरे साथ साझा कर सकते हो। इसके अतिरिक्त कोई इतिहास विषय की अन्य जानकारी
जानकारी अगर आपको चाहिए तो भी आप निसंकोच पूछ सकते हो, और आपके सुझाव भी आमंत्रित है, जो भी सुझाव हो आप हम तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, और एक बार पुनः मैं सभी विद्यार्थियों का जो धन्यवाद करता हूं।